सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर, जिसमें आपके पेपर है भारतीय राज्य व्यवस्था, जो कि सभी विश्वविद्यालयों में लागू है। आज उसका जो पाठ है उद्देशिका यानी प्रस्तावना वाला जो पाठ है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें से बहुत ही शॉर्ट पार्ट है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसमें से प्रश्न भी आ जाता है, इसमें से छोटे प्रश्न भी आ जाते हैं, बड़े प्रश्न भी आ जाते हैं। तो आप इसको अच्छे तरह से देखें। इस पार्ट में बिल्कुल शॉर्टली आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। इसमें से कैसा प्रश्न आता है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। देखिए, इस पार्ट का एक ही वीडियो उपलब्ध होगा और आपके लिए टेलीग्राम लिंक है, वो इसमें आपके यानी अबाउट सेक्शन में उपलब्ध है, तो वहां पर जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के बीए फाइनल तक के आपके जो यहाँ जो पढ़ाए जाने वाले विषय है, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, कंपटीशन क्लासेस, कंप्यूटर, इसके अलावा आपके एनवायरनमेंट, ये सारे विषय है वो आपके लिए पढ़ाए जाते हैं। तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें। आइए देखते हैं उद्देशिका है। उद्देशिका जो है आपके, एक तो ये प्रश्न, जैसे छोटा प्रश्न ये आ सकता है कि यानी जो उद्देशिका है वो अपने संविधान की जो प्रस्तावना में कब शामिल की गई, या संविधान की प्रस्तावना कब बनी, ये क्या है। इसमें सबसे पहले आप ये भी कहा जा सकता है कि उद्देशिका क्या है, समझाइए, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। तो हम सबसे पहले भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना या उद्देश्य है उसको समझते हैं कि क्या है। यानी प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना होती है, चाहे कोई भी संविधान है, जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। प्रस्तावना वो होती है जिसमें संविधान के मूल उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट किए जाते हैं, वही संविधान की प्रस्तावना होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जुड़ा हुआ ये भी एक बहुत श्रेष्ठ आभूषण है। और इस अपने जो संविधान की उद्देशिका है उसमें भारत के प्रजातंत्रीय गणतंत्रात्मक राज्य का एक सारगर्भित घोषणा पत्र है। गणतंत्रात्मक राज्य का एक संक्षिप्त है, लेकिन सारगर्भित जो है घोषणा पत्र है। यानी हम उसे एक लगभग 4-5 लाइनों में हम पूरे संविधान को याद कर सकते हैं, इतनी बड़ी ताकत है इस प्रस्तावना में। संविधान की जो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ, उसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ और शब्द भी जोड़े गए थे। यानी जैसे 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो उसमें संविधान में काफी संशोधन किए गए थे और इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। संविधान का या लघु संविधान भी कहा जा सकता है, इतने काफी फेरबदल हुआ था। तो अब जो है प्रस्तावना है वो इस प्रकार दी गई है। 1976 के बाद जो प्रस्तावना है अपने यानी संविधान की, वो है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 यानी मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत विक्रम संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित वो है वो कब किया गया था, यानी विक्रम संवत में देखें तो 2006, और वैसे 26 नवंबर 1949 को। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि अपना संविधान 26 नवंबर 1950 को तैयार हो गया था। 49 को प्रस्तावना में व्यक्त किए गए भाव जो सब उद्देश्य प्रस्ताव में आ गए थे। सबसे पहले जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रश्न आ जाता, उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया, तो 13 दिसंबर 1949 को पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में। इस प्रस्तावना के कुछ मुख्य तत्व है। जैसे प्रस्तावना क्या है समझाइए, तो अब आपकी जैसे प्रस्तावना लिख दी, अगर प्रस्तावना नहीं लिखी तो फिर आप इसको इस प्रकार समझा सकते हैं। प्रस्तावना के कुछ मुख्य तत्व हैं। देखिए, पहली बात है हम भारत के लोग लिखा हुआ है। प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग लिखा हुआ है, इसके अलावा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इससे आशय क्या है, संविधान का प्रारंभ हम भारत के लोग से प्रारंभ है और लास्ट में अंतिम में लिखा हुआ है कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो पहली बात है
कि अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित है। इसकी पहली मुख्य बिंदु यह है कि जो हमारे देश की अंतिम सत्ता है वो भारतीय जनता में निहित है। यानी भारतीय जनता चाहे, अगर मान लो देश के संविधान के अनुरूप कोई शासन काम नहीं कर रहा है, कोई सरकार काम नहीं कर रही है, तो उसे बदलने का जनता को अधिकार है। संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि है। तीसरी बात, भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है और भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। तीसरी बात यह है कि जैसे यानी हम कह सकते हैं कि हम भारत के लोग, हम शब्द से जो है संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था या एक संहिता जो थी, सभा थी, उसके द्वारा जो इस संविधान को बनाया गया, बना करके ये प्रस्तावना बनाई गई। तो इसका अर्थ है कि उन लोगों ने जब हस्ताक्षर किए तो वो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। अलग अलग जो इनके तत्व है उनका अर्थ समझते हैं। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी से भारत की अधिराज्य की स्थिति समाप्त हो गई है। डोमिनियन स्टेट की जो स्थिति है वो समाप्त हो गई है। अब भारत है वो किसी के अधीन नहीं है और भारत संयुक्त राज्य अमेरिका या स्विट्जरलैंड की तरह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया है। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि वो आंतरिक और बाहरी दृष्टि से बिल्कुल स्वतंत्र है। इस पर किसी भी कोई विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। हम भारत यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसका अर्थ यह है। तीसरा इसका जो विशेषता है वो यह है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में ये शब्द लिखे हुए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इनका लक्ष्य क्या है, इनका आधार क्या है? संविधान में ये लक्ष्य वर्णित किया गया है कि हमारे संविधान का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना है। सामाजिक न्याय क्या है? समाज में व्यक्ति को व्यक्ति के नाते महत्व दिया जाना चाहिए। जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल, संपत्ति या अन्य किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय की स्थिति में यानी इसके अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसी कृत्रिम सामाजिक दीवारों के लिए भी कोई स्थान नहीं है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ समानता प्रदान करना है। सामाजिक न्याय का यह अर्थ है। अगर हम राजनीतिक या आर्थिक न्याय की बात करें, आर्थिक न्याय का अर्थ है कि ऐसी व्यवस्था का अंत कर दिया जाना चाहिए जिसमें कुछ साधन संपन्न व्यक्तियों द्वारा बहुसंख्यक साधनहीन व्यक्तियों का शोषण किया जाता हो। जैसे उनसे कोई बेगार प्रथा ली जाती हो, जैसे बिना पैसे देकर के पहले बेगार प्रथाएं हुआ करती थी, लोग उनके काम किया करते थे, वो बिल्कुल समाप्त। जितना यानी महंगाई के आधार पर या जो वर्तमान में जो चल रही है रेट एक मजदूर की, वो उसे प्राप्त होनी चाहिए। आर्थिक न्याय के इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जब उत्पादन और वितरण के जो साधन है उन पर सभी पर समाज का अधिकार होगा और उनका प्रयोग है वो समाज के हितों में होगा। सभी व्यक्तियों के लिए उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार रोजगार, रोजगार के बदले में भरण पोषण और वेतन, यानी ये गंभीर आर्थिक विषमताओं का अंत, ये बातें निहित है। यानी आर्थिक समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार, ऐसा नहीं है कि भाई जैसे मान लो एक समान सभी को समान रोजगार मिले, लेकिन जिसकी जितनी योग्यता है उसके अनुसार उसे अपना रोजगार मिलना चाहिए ताकि वो स्वयं आत्मनिर्भर हो सके। राजनीतिक न्याय का अर्थ यह है कि राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है वो अगर वो योग्य है तो राजनीतिक क्षेत्र में यानी सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। उसके लिए वयस्क मताधिकार है, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग है, इनके आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के यही साधन है। एक इसमें लिखा हुआ है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। भारतीय संविधान के अंतर्गत न केवल न्याय, इसके साथ ही स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को भी संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। हमारे संविधान निर्माता सकारात्मक स्वतंत्रता से प्रेरित थे, जिसके आधार पर उन्होंने व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास संभव होता है। इसी आधार पर उनके विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता को संविधान में स्थान दिया गया है कि व्यक्ति है वो किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है, किसी धर्म को अपना सकता है, किसी भी अपने देवी देवता में उपासना रख सकता है, लेकिन वो मानव के लिए अहित नहीं हो।
यानी अगर मानव हित में, या यूं कह सकते हैं कि अगर मानव समाज पर उसका किसी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो किसी भी धर्म को अपना करके उपासना कर सकता है, पूजा कर सकता है। और जैसे मान लो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने अधिकारों के बारे में व्यक्ति बोल सकता है, कह सकता है। लेकिन अभिव्यक्ति का अर्थ ये भी नहीं है कि जैसे मान लो आप चाहे जैसे बोले, लेकिन जो मर्यादित और संस्कारित भाषा का प्रयोग करते हुए आप जो है अपने विचार रख सकते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका की धारणा को अपनाते हुए संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता की रक्षा के साधन की भी व्यवस्था की गई है। समानता स्वतंत्रता की पूरक है। अगर समानता और स्वतंत्रता दोनों परस्पर पूरक है, एक के बिना दूसरी अधूरी है। ये दोनों संविधान निर्माताओं द्वारा समानता के दो आयामों में उसको अपनाया गया, एक तो प्रतिष्ठा की समानता और एक अवसर की समानता। यानी अवसर की समानता वह साधन है जिसके आधार पर प्रतिष्ठा की समानता को प्राप्त किया जा सकता। अगर हम अवसर ही किसी को नहीं देंगे तो वह अपनी प्रतिष्ठा को कैसे प्राप्त करेगा। तो अवसर की समानता यदि उसे दी जाती है तो वह व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है। और भ्रातृत्व या बंधुता की जो प्रेरणा है 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को मानवीय अधिकारों के सार्वलौकिक घोषणा पत्र के प्रथम अनुच्छेद से प्राप्त की गई है। 10 दिसंबर 1948 ईस्वी का जो मानवीय अधिकारों का सार्वलौकिक घोषणा पत्र निकाला गया, उस घोषणा पत्र में भ्रातृत्व या बंधुत्व की भावना है वो ली गई है। और इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी मानव स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं और सम्मान और अधिकारों में सभी सम्मान है। पांचवी बात है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। हमारे संविधान निर्माता भारत की विविधताओं के अंतर्गत मूलभूत रूप से विद्यमान एकता से परिचित है और वे चाहते थे कि भारत के नागरिक क्षेत्रीयता, प्रांतवाद, भाषावाद और संप्रदायवाद को महत्व न देते हुए भारत की आधारभूत एकता के भाव को अपनाएं। अतः हमारे संविधान का बंधुता का आदर्श दो आधारों पर टिका हुआ है, एक तो है राष्ट्र की एकता और एक है व्यक्ति की गरिमा। यानी एक व्यक्ति की गरिमा के साथ व्यक्ति जीता है और वही व्यक्ति है वो अपने राष्ट्र की एकता में एक अच्छा यानी अपनी अच्छी भूमिका निभा सकता है। हमारे संविधान निर्माताओं के मन में और मस्तिष्क में इस देश के समस्त नागरिकों के लिए बंधुता के साथ ही राष्ट्र की एकता का विचार था। इस कारण उन्होंने संघात्मकता के बावजूद एकल नागरिकता को अपनाया है। संघात्मकता यानी कि जैसे मान लो जैसे अमेरिका जैसे देश है, वहां पर जैसे दोहरी नागरिकता है, लेकिन अपने भारत में एकल नागरिकता है। यानी सभी जो है वो भारत के नागरिक हैं, एक ही नागरिकता है। तो यानी इसका अर्थ है कि वो संघात्मकता के बावजूद भी भारत राज्यों का संघ है ऐसा कहा गया, लेकिन फिर भी नागरिकता है वो एकल है। यानी संपूर्ण भारत के लोगों की एक ही नागरिकता है, वो संपूर्ण भारत के नागरिक है। प्रस्तावना के संबंध में एक बात ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्रस्तावना के शब्द बहुत अधिक पवित्र होते हुए भी उन्हें न्याय की स्थिति प्राप्त नहीं होती है। संविधान में प्रस्तावना लिखी है लेकिन ये न्याय योग्य नहीं है। न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर ने लिखा है कि प्रस्तावना अपने आप में न तो शासन की शक्ति का एक स्रोत होती है और न ही शासन को किसी शक्ति से वंचित करने का साधन है। बात यह है कि जहां संविधान के शब्द अपने आप में स्पष्ट है, वहां प्रस्तावना के आधार पर कोई दूसरा अर्थ नहीं दिया जा सकता। यानी प्रस्तावना के आधार पर हम उसका दूसरा कोई अर्थ नहीं ले जा सकते। लेकिन जहां संविधान के शब्दों में अस्पष्टता है, वहां उनकी व्याख्या के लिए आश्रय लिया। अगर मान लो संविधान में अर्थ स्पष्ट है तो वहां कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और कहीं अस्पष्टता है तो उसकी व्याख्या की जा सकती है, उसकी समीक्षा की जा सकती है। यानी धन्यवाद आप सभी को। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं समझता हूं कि शीघ्र ही आपके लिए इकाई प्रथम का फर्स्ट इकाई के जो आपके यानी मॉडल पेपर है वो लगभग तैयार हो गए हैं और वो शीघ्र ही आपके सामने होंगे, तो आप अवश्य ही जुड़े रहें। उम्मीद करता हूं कि आप यानी इस बात से समझे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।